ये देखकर कि नियंत्रण क्यूई क्षेत्र के चौथे स्तर के कई बुजुर्ग हमला करने के लिए तैयार थे, अन्य सभी जनजातियां दूर हट गईं। गोनग्यांग के नियंत्रण क्यूई क्षेत्र के चौथे स्तर के मूल 3 बुजुर्गों सहित परिवार, साथ ही समर्थन देने आए 2 जनजातियों के बुजुर्गों के साथ इस समय हमला करने वाले नियंत्रण क्यूई दायरे के चौथे स्तर के योद्धाओं की संख्या 7 तक पहुंच गई है। सातों लोग एक के बाद एक आगे बढ़े और जल्दी से हमला करने के लिए उपयुक्त स्थान चुना। हमला करने से पहले बीच में खड़े गोनग्यांग यांगशुओ ने अन्य 6 लोगों से कहा, सब लोग, मैं थोड़ी देर में नेतृत्व संभाल लूंगा। हम अपने सभी हमलों को एक बिंदु पर केंद्रित करेंगे और हम जीतेंगे। ये सुनकर कई अन्य बुजुर्गों ने भी सहमति में सिर हिलाया। इस मूल दीवार द्वारा प्रदर्शित सुरक्षा के साथ उनमें से किसी के लिए भी इसे तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन वे सातों मिलकर इसे तोड़ने का काम करेंगे। ये दीवार चर्चा के बाद सातों लोगों के शरीर के बाहर एक मजबूत आभा का उतार चढ़ाव उभरा। सातों लोगों ने अलग अलग तकनीकों का अभ्यास किया और उनके शरीर के बाहर क्यूई के रंगों को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया। भी अलग है, लेकिन एकमात्र आम बात असाधारण गति और मजबूत क्यूई थी। उनके शरीर, कुछ लोगों में से कुछ बुजुर्गों को छोड़कर जो धारदार हथियारों का उपयोग करने में कुशल थे, बाकी बुजुर्ग नंगे हाथ थे और परिवार के धारदार हथियारों का उपयोग नहीं करते थे। उनके स्तर पर बाहरी उपायों द्वारा लाया गया सुधार, वस्तुओं की संख्या नगण्य थी। यदि उन्होंने दशकों से अभ्यास किए गए महान युद्ध कौशल को त्याग दिया और हमला करने के लिए तेज हथियारों का इस्तेमाल किया, जो वे अच्छे नहीं थे, तो यह निस्संदेह समय की बर्बादी होगी। कुछ लोगों के पीछे गोनग्यांग जुनहाओ अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़कर बड़ों के कार्यों के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा था। बगल में गोनग्यांग जुनवेई भी जलती हुई निगाहों से देख रहा था। चेन परिवार के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से उसे लगा कि उसकी ताकत फिर से दबा दी गई है, लेकिन फिर भी उसने अभी भी कार्रवाई करने का विकल्प नहीं चुना। आखिरकार, चाहे कोई भी हो, दबा दिया गया। उसकी ताकत अभी भी कुछ अंक थी, सामान्य चौथे स्तर के बुजुर्गों की तुलना में अधिक मजबूत। नियंत्रित क्यूई क्षेत्र जड़ों में चेन तियांजिंग और अन्य लोगों ने भी बाहरी क्यूई के मजबूत उतार चढ़ाव को महसूस किया और वे मदद नहीं कर सके, लेकिन घबराहट महसूस कर रहे थे। सरदार, आदिवासियों की चीखें उसके कानों में पड़ी, लेकिन चेन तियांजिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। जल्दी मत करो, पवित्र पेड़ ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है, थोड़ा और इंतजार करें। ये सुनकर कई आदिवासियों की बोलती बंद हो गई, लेकिन उनकी नज़रें सामने की दीवार पर टिकी थीं। जब भी उन्हें आदेश मिलता, वे तुरंत बाहर निकल आते। इसे मेरे लिए तोड़ दो, गर्जना के साथ मध्य में गोंग यांगशुओ ने बढ़त ले ली। इस समय उसकी क्यूई का पूरा शरीर एक विशाल मुट्ठी में बदल गया और फिर अचानक सामने की मूल दीवार की ओर टूट पड़ा। अब बगल में खड़े अन्य 6 लोगों ने ये देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने बहुत पहले से जो हमले की तैयारी कर रखी थी, वे भी उसी के बाद हुए। शक्तिशाली क्यूई ने तुरंत चारों ओर एक मजबूत वायु प्रवाह शुरू कर दिया, ऐसी शक्ति के साथ जो क्यूई के 5वें स्तर के योद्धा के हमले से कम नहीं थी। नियंत्रण क्षेत्र क्यूई क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा के पास हमले और हमले पर एक निश्चित नियंत्रण होता है। अपनी स्वयं की क्यूई की सटीकता, अब इसका उल्लेख नहीं करना। जब कई लोगों ने एक ही बिंदु पर अपने हमले एकत्रित कर लिए हों, तो जो शक्ति फूटती है वो और भी अधिक शक्तिशाली होती है। उसके पीछे गोनग्यांग जुनहाओ और कबीले के अन्य बुजुर्ग भी कई लोगों के हमलों के परिणामों को ध्यान से देख रहे थे। इस समय गोनग्यांग जुनवेल ने अचानक अपना सिर उठाया और अंधेरे आकाश में बारिश की एक बूंद उसके माथे पर गिर गई। बारिश हो रही है। अपने माथे पर नमी महसूस करते हुए गोनग्यांग जुनवेई ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी और फिर आगे की ओर देखा। हालांकि उसकी अपनी स्थिति सीमित थी, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के बारे में उसकी समझ गायब नहीं हुई थी। इस समय उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके सामने अंतहीन जल शक्ति पनप रही थी। उसे, और यहाँ तक कि उसके सिर के ऊपर काले बादलों में भी एक अतिरिक्त परत लग रही थी, बूंदाबांदी के साथ। इससे गोनग्यांग जुनवेई का चेहरा और भी गंभीर हो गया।
लेकिन फिर से सोचने पर द्वारा किए गए हमले, कई लोग अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी सर्वोच्च अवस्था में नहीं थे। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के बोनस के साथ भी इसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए। बुमल, इस समय कई लोगों की शक्तिशाली ऊर्जा तुरंत मूल दीवार पर फूट पड़ी और एक पल में मूल दीवार से एक हिंसक कंपन ध्वनि आई। जो जड़ें पहले अविनाशी थीं, वे इस समय कागज की तरह थीं। कई लोगों के हमलों में वे जल्दी ही राख में बदल गईं। बस एक पल में जड़ की दीवार लगभग नष्ट हो गई। कई लोगों के हमलों से आधा पिघल गया। ये पूरी तरह से टूटने से केवल आधी सांस की दूरी पर था। इससे हमला करने वालों के चेहरे पर राहत की लकीरें उभर आईं। आखिर उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अगर वे इस तरह से नहीं टूट पाए तो बेशक थोड़ी शर्मिंदगी होगी। लेकिन जब कई लोग इंतजार करने को तैयार थे, अंतराल के प्रकट होने और सामूहिक कब्र पर्वत पर हमला करने का अवसर लेने के लिए, मूल रूप से नाजुक जड़ें अचानक बहुत कठोर हो गईं और पिघलने की गति भी धीमी हो गई। जब तक कई लोगों द्वारा किए गए हमले की बची हुई शक्ति पूरी तरह से गायब नहीं हो गई, तब तक वे अपने सामने की मूल दीवार में कोई दरार पैदा करने में असफल रहे। हालांकि कुछ लोगों का हमला नहीं हुआ। बिना किसी परिणाम के, कम से कम जड़ की दीवार जो आधी थी, अभी जो 1 मीटर मोटी थी, वह अब 1 इंच से भी कम मोटी थी। अगर उन्होंने फिर से ऐसा किया तो चेन परिवार हार जाएगा। लेकिन इस समय कुछ लोगों के सामने की जड़ें अचानक उभर आईं और फिर जड़ की दीवार नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से तेजी से ठीक होने लगी। बोंग्यांग यांगशुओ और अन्य लोगों ने जल्दी से कहा, जल्दी करो, हमला करते रहो। इसके बाद कुछ लोगों ने अपनी ऊर्जा को पुनः प्रसारित किया और दूसरा हमला किया तथा अपने सामने की दीवार को एक ही झटके में तोड़ने की कोशिश की। लेकिन मूल पुनर्प्राप्ति की गति स्पष्ट रूप से कुछ लोगों की उम्मीदों से बढ़कर, इससे पहले कि कुछ लोग दूसरी बार हमला करते, उनके सामने की जड़ की दीवार ठीक हो चुकी थी। हालांकि कई लोगों का दूसरा हमला अभी भी जड़ों की दीवार पर मजबूती से उतरा और एक अच्छा प्रभाव पड़ा, इस बार भीड़ और तथ्य के कारण। कई लोगों द्वारा किए गए हमले संघनित नहीं होने के कारण कई लोगों के शॉट्स पहले प्रभाव का आधा भी प्राप्त नहीं कर सके। इससे पहले कि कुछ लोग कुछ समझ पाते, सामने की सभी जड़ें मरम्मत कर दी गईं और उन्हें पुनः तांबे की दीवार में बदल दिया गया। जब से कई लोगों ने एक के बाद एक कार्रवाई की है। एक और समय जब जड़ें अपनी मूल स्थिति में बहाल हो गईं, ये सब कुछ सेकंड का मामला था। लेकिन जड़ों की अक्षुण्ण दीवार को देखकर, हालांकि कुछ लोग काफी मजबूत थे, वे अपने सामने जड़ों की सुरक्षा पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके और साथ ही साथ उनके मन में एक संकेत भी था। उनकी नज़र में सावधानी। इस कबीले के कुलदेवता को ये सुरक्षा प्राप्त है और इसकी ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। इस लड़ाई में सावधान रहें। उसके पीछे गोंग्यांग जुन्हाओ का चेहरा पानी की तरह उदास था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस कबीले के पवित्र वृक्ष की सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि इसे क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के चौथे स्तर पर 7 कबीले के बुजुर्गों द्वारा भी नहीं तोड़ा जा सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सभी पारिवारिक कुलदेवताओं में संकेत होते हैं। जुनवेई कबीले के बुजुर्ग, यदि आप एक साथ कार्रवाई करते हैं तो मुझे विश्वास नहीं होता कि इस कबीले के कुलदेवता में अंतहीन दिव्य शक्ति है। बोंग्यांग जुन्हाओ ने कुछ देर सोचा और जल्दी से आदेश दे दिया। चेन परिवार की कांटेदार स्थिति ने उसे और अधिक खतरे में डाल दिया। अगर उसने आज चेन परिवार से नहीं निपटा तो भविष्य में उसके लिए मौका पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। एक के बाद एक कई कबीले के बुजुर्गों ने हमला किया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि इस कबीले की टोटेम सुरक्षा दोषरहित थी। बोंग्यांग जुन्हाओ को बोलते देख गोंग्यांग जुनवेई ने भी मूल दीवार को तोड़ने वाली टीम में शामिल होने का फैसला किया। क्यूई क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले 8 चौथे स्तर के बुजुर्गों के हमलों ने जल्द ही जड़ की दीवार पर कई स्पष्ट निशान छोड़ दिए। हालांकि जड़ें पहले की तरह ही तेजी से ठीक हो गईं, लेकिन गोंग्यांग जुन्हाओ ने पहले ही अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखा दिया था। सबसे मजबूत बचाव केवल आक्रमण है। उसके सामने की सुरक्षा बहुत मजबूत लग रही थी,
लेकिन ये सिर्फ एक कछुआ खोल था जिसे मारना थोड़ा मुश्किल था। एक बार जब ये सुरक्षा टूट गई तो उसने सोचा कि चेन परिवार के हमले को रोकने के लिए क्या कर सकता है। पैट्रिक हॉल में जी यांग ने अपनी तेजी से कम होती जीवन शक्ति को देखकर आह भरी। हालांकि उसने सफलतापूर्वक तीखे हथियारों का एक जत्था जब्त कर लिया, लेकिन वह नियंत्रित क्यूई क्षेत्र के इन उच्च स्तरीय बुजुर्गों के हमलों को तोड़ने का कोई तरीका नहीं खोज सका, और कई लोगों के हमले वास्तव में कमजोर नहीं थे। हर बार जब वह हमला करता तो उसकी जीवन शक्ति दर्जनों अंकों से गिर जाती, क्योंकि जड़ों की मरम्मत। एक व्यक्ति के हमले से कोई खतरा नहीं लगता था, लेकिन 8 लोगों के हमले से उसकी जीवन शक्ति हर कुछ सांसों में सैकड़ों के अनुपात में कम हो जाती थी। इस दर से उसके 30,000 जीवन शक्ति अंक तो एक बूंद के समान होंगे। ये दीवार नहीं है, यह उसका जीवन है। इस समय जी यांग ने पहले ही अपना मन बना लिया है। मन, जब उसकी जीवन शक्ति 20,000 अंक से नीचे गिरती है तो वह इस जादुई शक्ति को फैला देगा। तब तक भले ही कई लोगों की आंतरिक क्यूई अंतहीन हो, लेकिन ऐसा मजबूत हमला भी कुछ नुकसान पहुंचाएगा। उस समय यदि कबीले के सदस्य कार्रवाई करते हैं तो वे अभी भी हो सकते हैं। कुछ फायदे हैं। क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के चौथे स्तर में सिर्फ 8 योद्धा हैं और परिवार का मुकाबला करना अभी भी मुश्किल है। यहाँ तक कि जब युद्ध की स्थिति लाभप्रद नहीं हो सकती, तब भी ये लोग जल्द ही अपनी पूरी स्थिति में आ जाएंगे। यही वजह है कि वे अब बेतहाशा हमले कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसे जमीन से उठना होगा। इस बार भी यही होगा, लेकिन उससे पहले गोंग्यांग परिवार के लोगों के लिए एक उदार उपहार है। जी यांग की चेतना उसके सिर के ऊपर काले बादलों में जल्दी से संघनित हो गई। काले बादलों में पहले से ही बिजली के निशान हैं। उनके मूल अनुमान के अनुसार आज मौसम साफ होना चाहिए, लेकिन अब जब वह पानी की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं तो मौसम बनाना मुश्किल नहीं है। तूफान ये और भी आसान है, क्योंकि उसके पास एक है गड़गड़ाहट और बिजली के साथ आत्मीयता। मूल दीवार के बाहर गोंग्यांग जुनवेई और अन्य लोगों ने आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। हमला शक्तिशाली और भारी था। 5 आंतरिक अंगों से अनंत ऊर्जा निकल रही थी जो भट्टी की तरह चल रही थी। यह मूल क्षेत्र के लिए 5 क्यूई का आतंक है। वर्तमान उच्च तीव्रता ऊर्जा हमले के साथ भी कुछ लोगों को पूरी तरह से ठीक होने के लिए केवल थोड़ी देर के लिए आराम करने की आवश्यकता है। यदि कोई परिवार ऊर्जा का उपयोग उपभोग के लिए करने का प्रयास करता है तो उच्च वर्गीय परिवार से निपटना आसान नहीं है। हालांकि जब गोंग्यांग जुनवेई और अन्य जब हमला हुआ तो उनकी छठी इंद्रिय ने भी कुछ बेचैनी महसूस की। क्यूई क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले मार्शल कलाकार अपनी संवेदनशील इंद्रियों से स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि एक सच्ची बात थी। हालांकि अपनी ताकत की वजह से कुछ लोग थोड़े सतर्क जरूर हुए, लेकिन उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। आखिर अभी जड़ की दीवार ने जो भयानक तापमान दिखाया था उसे भी महसूस किया गया था। कुछ लोग, हालांकि उन चंद लोगों ने उनके करीब आकर हमला नहीं किया था, इसलिए अभी की गई कार्रवाई का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा सिर्फ गोंग्यांग जुनहाओ और दूसरे लोगों को ही नहीं लगा। आसपास मंडराता सिल्वर स्नो उल्लू भी बेचैन था और अपने पंख फड़फड़ाते हुए इस जगह से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। चांदी के बर्फीले उल्लू की पीठ पर बैठे गोंग्यांग परिवार के सदस्य केवल उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन इस समय वे भी थोड़े घबराए हुए और असहज थे, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला था। गोंग्यांग जुनहाओ ने भी इसे नोटिस किया, लेकिन चेन परिवार काफी शक्तिशाली था, इसलिए उनके लिए ऐसा महसूस करना असामान्य नहीं था। वह अभी केवल सावधानी से काम कर सकता था। हुआ लाल, इस समय पहली हो रही बूंदाबांदी अचानक तेज हो गई और आसपास के वातावरण पर जोरदार आवाज के साथ गिरने लगी। हालांकि वहां मौजूद ज्यादातर आदिवासी यूकी राज्य के योद्धा थे। यहाँ तक कि सबसे तेज बारिश भी उन पर कोई असर नहीं कर पाती थी। परिवार के सिल्वर स्नो उल्लू में भी जलरोधी प्रभाव था और वे भी अप्रभावित थे। केवल वे ही प्रभावित हो सकते थे जो जन्मजात थे।
यूकी क्षेत्र के योद्धाओं ने इस युद्ध के परिणाम का फैसला किया, लेकिन ये हानिरहित था और इस युद्ध के परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकता था। आखिरकार जनजाति में यूकी क्षेत्र के योद्धाओं ने अभी भी इस युद्ध के परिणाम का फैसला किया, लेकिन गोंग्यांग जुनवेई का चेहरा थोड़ा गंभीर था। अगर यह सामान्य होता तो वह निडर और शांत होता। खुश था क्योंकि बरसात के दिनों में उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी की अधिक शक्ति होती जिस पर वह भरोसा कर सकता था, लेकिन अब उसने स्वर्ग और पृथ्वी से संबंध खो दिया है, जिससे वह असुरक्षित महसूस करता है। हालांकि उसे बारिश से बहुत ज्यादा आकाश और धरती की शक्ति का एहसास नहीं होता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। जब गोंग्यांग जुनवेई ने काले आसमान की ओर देखा तो उसकी बेचैनी जल्द ही वास्तविकता बन गई। बूम! गड़गड़ाहट के साथ धमाका हुआ, जिससे मूल दीवार पर हमला कर रहे सभी लोग रुक गए और फिर ऊपर देखने लगे। मैंने देखा कि उनके सिर के ऊपर हर जगह गरजने वाले बादल छाए हुए थे। घने बादलों में बिजली की चमक थी, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली शक्ति समाहित थी। गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति। यद्यपि नियंत्रण क्यूई क्षेत्र के चौथे स्तर में कई योद्धा मौजूद थे, फिर भी वे इस तरह के दृश्य का सामना करते समय अपने दिल में थोड़ी घबराहट महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। आकाश और पृथ्वी की शक्ति का विरोध करना कठिन है, फिर गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति का तो कहना ही क्या। बूम! जैसे ही सभी लोग आकाश में हो रही इस विचित्र घटना को देखने में अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे, अचानक एक भौतिक बिजली तेजी से नीचे की ओर गिरी। आह! जैसे ही गड़गड़ाहट और बिजली चमकी, एक जनजाति का सदस्य चिल्लाया। सभी ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं और जनजाति के सदस्य को देखा जो दुर्भाग्य से मारा गया था। इस समय ये जनजाति सदस्य और उसके नीचे चांदी का बर्फ उल्लू सीधे नीचे गिर गया। मैदान। कठोर शरीर ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया। यहाँ तक कि वायु नियंत्रण क्षेत्र वाला चांदी का बर्फीला उल्लू भी इस समय गड़गड़ाहट की शक्ति का विरोध नहीं कर सका। योद्धाओं की तुलना में भयंकर जानवर वज्र से अधिक डरते हैं। इससे पहले कि सभी लोग मदद कर पाते, उनके सिर के ऊपर से कई और बिजली के बोल्ट गिरे और इन वज्रों में आंखें थीं और वे हर बार नीचे गोंग्यांग परिवार के लोगों पर लगातार प्रहार कर सकते थे। ये देखकर कई कबीले के लोग आकाश में हो रही बिजली से बचने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगे। इस समय परिवार के सिल्वर स्नो उल्लू को भी नियंत्रित करना मुश्किल था और वह हवा में इधर उधर उड़ रहा था। थोड़ी देर के लिए दृश्य अराजकता में था, यहाँ तक कि यूकी क्षेत्र के चौथे स्तर के कबीले के बुजुर्गों जैसे गोंग्यांग यांगशुओं को भी इस समय कुछ लोग अस्थायी रूप से सामने से बच गए तथा अपने 3 फूलों को बुलाकर शीर्ष पर एकत्र हो गए। यद्यपि एक या कई वज्रपातों से उन्हें अधिक क्षति नहीं होती, यदि गलती से भी बिजली की थोड़ी सी मात्रा भी दूषित हो जाए तो इससे उन्हें भी काफी नुकसान होगा। स्वर्ग के बीच एकता की स्थिति में केवल योद्धा और मनुष्य ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की प्रबल वज्र शक्ति का सामना करने का साहस किया, लेकिन ऐसा इसलिए भी था क्योंकि स्वर्ग और मनुष्य के बीच एकता की स्थिति में योद्धा स्वर्ग और पृथ्वी की अन्य शक्तियों को उधार ले सकते थे। गोंग्यांग जुनवेई ने स्पष्ट रूप से इस समय हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह था जो सबसे अधिक दबा हुआ था। अराजकता को देखकर गोंग्यांग जुनहाओ हैरान और क्रोधित हो गया, लेकिन कबीले के नेता के रूप में वो जल्दी से खड़ा हो गया और फिर आंतरिक ऊर्जा प्रसारित की और जोर से कहा, सभी कबीले के सदस्य मेरी ओर इकट्ठा हो जाओ। 3 पुष्प क्षेत्र के ऊपर के कबीले के बुजुर्गों, जल्दी से रक्षा करो। गड़गड़ाहट का विरोध करो। प्रबल ऊर्जा की शक्ति से युक्त आवाज घने वर्षा के बीच से होकर प्रत्येक जनजाति के सदस्य के कानों तक पहुंची। जनजाति नेता की पुकार सुनने के बाद मूल रूप से घबराए हुए जनजाति के सदस्यों ने तुरंत संयम पाया और एक साथ एकत्र हो गए। आदेश सुनने के बाद जनजाति के बुजुर्गों ने भी जल्दी से अपने ऊपर हो रही गड़गड़ाहट का विरोध करना शुरू कर दिया। सिर 3 फूलों की सभा में बुजुर्गों के लिए शीर्ष क्षेत्र 1 या 2 गड़गड़ाहट को रोकना कोई समस्या नहीं है। जब एक बुजुर्ग समर्थन करने में असमर्थ होता है तो दूसरा बुजुर्ग उसे संभाल लेता है। इस तरह भले ही
उनके सिर के ऊपर लगातार गड़गड़ाहट हो रही है। अन्य जनजाति के सदस्य सुरक्षित और चिंतामुक्त हैं। इसके अलावा परिवार के पास नियंत्रण क्यूई क्षेत्र के चौथे स्तर में कई योद्धा हैं। यहाँ तक कि हिंसक वज्र शक्ति भी इस समय उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अधिक से अधिक ये जनजाति के कुछ सदस्यों की शक्ति का उपभोग करती है। ये देखकर कि गोनग्यांग परिवार के पास इतनी जल्दी जवाबी उपाय था, जी यांग ने भी अपने दिल में आह भरी। ये वास्तव में एक श्रेष्ठ परिवार था। ऐसा लग रहा था कि इसका उपयोग करना बेहद मुश्किल होगा। इससे गोनग्यांग की ताकत कमजोर हो जाएगी। परिवार। आखिरकार 5वीं चाओ युआन दायरे में कई योद्धा थे जिन्होंने विरोध करने के लिए बारी बारी से काम किया। भले ही उसने स्वर्ग और पृथ्वी की गड़गड़ाहट उधार ली हो, यह अनुमान लगाया गया था कि यह नहीं होगा। उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस मामले में चलो इस अवसर का उपयोग गोनग्यांग परिवार से लड़ने के लिए करें। आखिरकार वो गड़गड़ाहट की दिशा को नियंत्रित कर सकता है। भले ही कबीले के सदस्य न हों, पराजित होने के बाद भी ये दुश्मन को रोकने में भूमिका निभा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इससे परिवार को कुछ लाभ मिलेगा। जी यांग, जिसने अपने दिल में निर्णय ले लिया था, ने तुरंत नीचे चेन तियानजिंग को अपने विचार बताए। चेन तियानजिंग, जिसने निर्देश प्राप्त किए थे, भी ऊंची आवाज में चिल्लाए, मैं चेन परिवार का सदस्य हूँ, दुश्मन को मारने के लिए मेरे पीछे आने के लिए तैयार हो जाओ। जिन कबीले के सदस्यों ने ये सुना, उन्होंने भी जवाब दिया। जल्दी से इस लड़ाई का सामना करते हुए चेन हानचेन और अन्य दो, जिन्हें अभी अभी युगी दायरे में पदोन्नत किया गया था, थोड़े घबराए और उत्साहित दिखे। नीचे कई ज़ियानटियन दायरे के कबीले के सदस्य पहले से ही परिवार के नीले भेड़िए की सवारी कर चुके थे और इंतजार कर रहे थे। दिल ही दिल में जैसे जैसे परिवार की ताकत बढ़ती है, दुश्मन की ताकत भी मजबूत होती जाती है। इस लड़ाई में भाग लेने वाला सबसे निचला क्षेत्र हवा को नियंत्रित करने के स्तर तक पहुंच गया है। आखिरकार जनजात योद्धाओं के लिए उड़ना मुश्किल है। हालांकि परिवार के पास हवा को नियंत्रित करने के स्तर पर कुछ नीले भेड़िए हैं। इसके अलावा चांदी के बर्फ के उल्लू और गोनग्यांग परिवार के सदस्य हो सकते हैं जिन्हें युद्ध के दौरान समय समय पर गोली मार दी जाती है। वे भी योगदान दे सकते हैं। परिवार। अंडरवर्ल्ड में चेन किंग्यू और अन्य कबीले के लोग पहले से ही तैयार हैं, लेकिन यह समय केवल मुट्ठी भर आत्माएं हैं जो ले सकती हैं कार्रवाई। हालांकि इस बात को छुपाने के साथ अंडरवर्ल्ड में शायद वे नेतृत्व कर सकते हैं और अराजकता का लाभ उठाकर गोनग्यांग परिवार के एक या दो बुजुर्गों को हल कर सकते हैं जो हवा के नियंत्रण में हैं। चेन तियानजिंग की ऊंची आवाज जल्द ही गूंज उठी। पूरे परिवार में इस समय सभी के सामने की मूल दीवार धीरे धीरे गायब हो गई, जिससे एक अंतर दिखाई दिया। मूल दीवार के बाहर गोनग्यांग जुनवेई और अन्य लोगों ने ऊपर से हमले का विरोध किया, लेकिन चेन परिवार की गतिविधियों पर भी ध्यान दिया। जड़ की दीवार को विघटित होते देखने के बाद गोनग्यांग जुनहाओ को भी इसका आभास हो गया और उसने तुरंत आदिवासियों को चेन परिवार के हमले के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। हालांकि वर्तमान स्थिति वास्तव में प्रतिकूल है परिवार के लिए। आखिरकार हर आदिवासी अपने सिर के ऊपर से बिजली की गड़गड़ाहट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं कि चेन परिवार अभी भी लालच से देख रहा है। गोनग्यांग जुनहाओ ने अपने दिल में सोचा और जल्द ही उसके हाथ में एक अतिरिक्त वस्तु थी। इस समय वो केवल टोटेम आत्मा को मदद के लिए बुला सकता था और फिर इसका फायदा उठाकर चेन परिवार को एक झटके में खत्म कर सकता था। लेकिन जब दोनों पक्ष तैयार होकर युद्ध के लिए तैयार थे, तो बादलों से घिरे आसमान से अचानक एक हल्की रोशनी निकली और उस रोशनी के नीचे एक भ्रामक आकृति दिखाई दी। इससे दोनों जनजातियों के लोगों ने अनायास ही ऊपर देखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि मेरे सिर के ऊपर का उदास आकाश फट गया था। अचानक कैनवास जैसी आकृति के प्रकट होने से अलग सबकी नज़रों के सामने यह आकृति और रोशनी सबके नज़रिए के दायरे में आ गई। एक साथ इस व्यक्ति की गति को महसूस करने के बाद दोनों जनजातियों के लोग जो लड़ने वाले थे, उनके दिलों में ठहराव आ गया, केवल इसलिए कि इस व्यक्ति का राज्य बुरा नहीं था, कम से कम वह एक था।
स्वर्ग और मनुष्य की एकता के दायरे में मजबूत आदमी। इस व्यक्ति ने काले बादलों में एक अंतर बना दिया। उसके सिर के ऊपर अभी अभी जो गड़गड़ाहट हो रही थी वह भी धीरे धीरे गायब होने लगी और अधिक रोशनी काले बादलों से होकर जमीन पर छिटकने लगी। इस दृश्य ने चेन तियानजिन के चेहरे को बदल दिया। क्या ये व्यक्ति भी एक योद्धा हो सकता है जो गोंगयांग परिवार की मदद करने आया था? इस तरह तो परिवार सचमुच खतरे में है। लेकिन इस समय गोंगयांग जुनहाओ की अभिव्यक्ति भी आश्चर्यचकित और संदिग्ध थी। ओयांग और गोंगे जनजातियों के सुदृढ़ीकरण आ गए हैं और इस व्यक्ति की आभा स्वर्ग की एकता के योद्धाओं से अलग है। और दो जनजातियों में आदमी और भी बहुत अजीब है। ये देखा जा सकता है कि आगंतुक परिवार के लिए कोई परिचित नहीं है। क्या ये व्यक्ति चेन परिवार में स्वर्ग और मनुष्य की एकता का योद्धा हो सकता है? लेकिन अगर ऐसा है तो यह व्यक्ति अपने सिर के ऊपर गरजने वाले बादलों को तितर बितर करने का विकल्प क्यों चुनेगा? क्या ये स्पष्ट नहीं है कि वह परिवार की मदद कर रहा है? इससे गोंगयांग जुनहाओ कुछ समय के लिए अनिश्चित हो गया और उसने कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि पहले स्थिति को देखने के लिए तैयार हो गया। यदि यह व्यक्ति सचमुच शत्रु है तो वह उस समय विनम्र नहीं होगा। चेन तियानजिन ने इतना नहीं सोचा था। ये व्यक्ति अब प्रकट हुआ और पवित्र विधि को तोड़ दिया। पेड़, वह शायद परिवार का दुश्मन था। हालांकि दुश्मन ताकतवर है, लेकिन परिवार के अस्तित्व के लिए उसे लड़ना होगा। हालांकि इस समय पवित्र पेड़ के निर्देश तुरंत चेन तियानजिन के दिमाग में आ गए, जिससे चेन तियानजिन ने पेड़ को लेने का विचार रोक दिया। तुरंत कार्रवाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि पवित्र वृक्ष ने उसे बताया था कि इस व्यक्ति में कोई शत्रुता नहीं है और वह गोंगयांग परिवार का सदस्य नहीं लगता था। जब दोनों कुलों को इस व्यक्ति की पहचान पर संदेह हुआ, शीघ्र ही आकाश में एक जोरदार आवाज गूंजी। क्या गोंगयांग परिवार का मुखिया यहाँ है? आवाज एक विशाल घंटी की तरह थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें स्वर्ग और पृथ्वी की एक अजीब शक्ति समाहित है, जिससे चारों ओर छाए काले बादल तुरंत छंट गए। जब रोशनी वापस आई तो सभी ने अपने सिर के ऊपर वाले व्यक्ति को भी स्पष्ट रूप से देखा। लेकिन जब सभी ने उस आदमी की शक्ल देखी तो वे और भी हैरान रह गए, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति एक युवा था जो 20 साल का लग रहा था। उसने बैंगनी रंग का लबादा पहना हुआ था और कमर में एक जेड बेल्ट। वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था। म्यान से निकाली गई तीखी तलवार, असाधारण गति और मनोहर आचरण के साथ। इस समय हवा में खड़े होकर वह स्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत था और उसकी ताकत स्पष्ट रूप से खराब नहीं थी। शुरू में वह सिर्फ आदमी की उम्र और ताकत पर आश्चर्यचकित था, लेकिन जब नीचे गोंगयांग जिन्होंने बैंगनी रंग के कमर पर सांकेतिक पैटर्न देखा, कपड़े पहने युवक को देखते ही उसका चेहरा अचानक बदल गया। क्या गोंगयांग परिवार का मुखिया यहाँ है? बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने जल्दी से दूसरा वाक्य पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले से ही कुछ नाराजगी थी। गोंगयांग जुनहाओ, जिसने पहले ही युवक की पहचान देख ली थी, अपने कबीले के लोगों के पीछे छिपने की जहमत नहीं उठाई और तुरंत उड़कर आया और जवाब दिया, एक मुस्कान के साथ, मुझे नहीं पता था कि लुओझू ये परिवार से कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आया था। परिवार ने उसे समय पर नहीं पहचाना। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? गोंगयांग जुनहाओ के प्रश्न का सामना करते हुए बैंगनी कपड़े पहने युवक ने भी धीरे से एक टोकन निकाला और फिर बोला, ये परिवार, ये जिंगयुल। जैसे ही इस व्यक्ति ने नाम बताया, नीचे गोंगयांग परिवार के कई बुजुर्ग गरिमा में दिखाई दिए। दक्षिणी शिनजियांग के 3 शीर्ष परिवारों में से एक, लुओझू ये परिवार स्वाभाविक रूप से परिचित है उन्हें। यदि वह ये परिवार का कोई साधारण बुजुर्ग होता तो परिवार में उसकी वजह से इतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन ये शिंग्यू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब इस बेटे का जन्म हुआ तो आकाश से एक दृश्य आया जो बेहद असाधारण था। उसके बाद इस बेटे को क्यूई नियंत्रण के दायरे को तोड़ने में केवल 20 साल लगे और उस स्तर पर प्रतिद्वंद्वी ढूंढना मुश्किल था। इस लड़के की उम्र इस साल केवल 20 साल थी
और उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए केवल 10 साल ही हुए थे। बस इतना ही। आखिर इन उच्च वर्गीय परिवारों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। वायु नियंत्रण क्षेत्र में एक योद्धा को तैयार करने में 20 साल लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि यह व्यक्ति 20 साल बाद फिर से प्रकट हुआ, और ये जिंग्यू जो फिर से प्रकट हुआ, वास्तव में सिर्फ 20 वर्षों में वायु नियंत्रण क्षेत्र के 5वें स्तर को तोड़ दिया था और स्वर्ग और मनुष्य के बीच सामंजस्य तक पहुंच गया था। एक स्तर, यह मूलतः वह शिखर है जिस तक कई शीर्ष पारिवारिक प्रतिभाएं पहुंच सकती हैं, लेकिन इस व्यक्ति के लिए ये तो बस शुरुआत है। यद्यपि उन्होंने हमेशा उनके नाम दूर से ही सुने थे, फिर भी अपनी आंखों से ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को देखकर वहां उपस्थित गोंग्यांग परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। यहाँ तक कि गोंग्यांग जुनवेई, जो मनुष्य और प्रकृति के बीच एकता का क्षेत्र मानता था, को भी अपने और इस व्यक्ति के बीच के अंतर पर विलाप करना पड़ा। आखिरकार वो एक बार परिवार में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन इस स्तर तक पहुंचने में 200 से अधिक साल लग गए, और यह बेटा अभी केवल 40 से अधिक है। अपनी प्रतिभा और क्षमता के साथ वह शायद भविष्य में ये परिवार का नेता होगा। अपने साथियों के बीच कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे बेहतर हो। ऐसी ताकत के साथ यह अनुमान लगाया जाता है कि केवल अन्य 2 शीर्ष परिवारों के प्रतिभाशाली लोग ही उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ऊपर गोंग्यांग जुनहाओ, जिसने बैंगनी रंग के युवक का नाम सुना, वह भी झिझका। उसके हाथ में टोकन देखने के बाद गोंग्यांग जुनहाओ को अब इस व्यक्ति की पहचान के बारे में कोई संदेह नहीं था, और तुरंत और भी मुस्कुराया और कहा, ये पता चला है कि वो ये परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये तियांजियाओ इस बार यहाँ है, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? गोंग्यांग जुनहाओ ने पूछा, लेकिन उसके दिल में पहले से ही यह विचार था कि क्या परिवार इस व्यक्ति की शक्ति का उपयोग करके चेन परिवार को नष्ट करने में मदद कर सकता है। आखिरकार यह एक शीर्ष परिवार की प्रतिभा थी और उसकी ताकत असाधारण होनी चाहिए। प्रमुख गोंग्यांग, 5 क्षेत्रों का युद्ध होने वाला है। शुरू करो। इस बार अपने परिवार की ओर से मैं यहाँ रईसों को सूचित करने के लिए आया हूँ। मुझे ये भी उम्मीद है कि रईस दक्षिणी झिंजियांग में हुए समझौते का पालन करेंगे और बिना किसी देरी के 3 दिनों में आदिवासियों को हमारी दक्षिणी सीमा पर भेज देंगे। ये स्वाभाविक है और परिवार को इसका पालन करना चाहिए। गोंग्यांग जुनहाओ, जो ये सोच रहा था कि कैसे ये शिंग्यू को अपने परिवार की मदद करने के लिए राजी किया जाए, ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। सोच, लेकिन सहजता से उत्तर देने के बाद गोंग्यांग जुनहाओ अचानक चौंक गया और फिर अविश्वास में बोला, क्या 5 लोगों का युद्ध शुरू होने वाला है? लेकिन परिवार को कोई खबर क्यों नहीं मिली? प्रमुख गोंग्यांग, इस 5 क्षेत्रीय युद्ध में हमने 4 सीमा क्षेत्रों पर हमला करने की पहल, इसलिए इस मामले के बारे में कोई खबर नहीं है। अब मैंने रईसों को सूचित कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि रईस जल्दी निकलेंगे और समय बर्बाद नहीं करेंगे। ऐसा कहकर बैंगनी वस्त्र पहने युवक तुरंत उड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस समय गोंग्यांग जुनहाओ की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। 5 डोमेन युद्ध, एक युद्ध जो पूरे परिवार और यहाँ तक कि संपूर्ण दक्षिणी सीमा। ये युद्ध संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि अन्य 4 डोमेन पर हमला करना चाहते हैं। संसाधन संपन्न मध्य महाद्वीप, या शायद इसलिए कि झोंगझोऊ अन्य 4 क्षेत्रों से असंतुष्ट था और उसने युद्ध शुरू करने की पहल की। यहाँ तक कि हर कुछ दशकों या सैकड़ों वर्षों में ऐसा युद्ध होगा। इस पैमाने के युद्ध में लड़ाई की स्थिति बहुत गंभीर होती है। ये स्वाभाविक रूप से अत्यंत भयंकर है, और इस लड़ाई में कई परिवार समृद्ध हुए हैं या नष्ट हो गए हैं। और यह प्रत्येक डोमेन में शीर्ष परिवार हैं जो 5 डोमेन के बीच लड़ाई का फैसला करते हैं। शीर्ष परिवार पहले से ही शीर्ष पर खड़े हैं। परिवार, लेकिन फिर भी 4 सीमा क्षेत्रों में शीर्ष परिवार अभी भी ऊपर चढ़ना चाहते हैं, या वे 1000 साल पुराना परिवार बनना चाहते हैं, या वे मार्शल आर्ट क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति को परिवार में प्रकट करना चाहते हैं। मध्य महाद्वीप विशाल और संसाधनों से समृद्ध है, यहाँ तक कि इसकी ताकत 5 क्षेत्रों में सबसे मजबूत है।
यह अन्य 4 क्षेत्रों के साथ बराबरी पर भी हो सकता है। यह इसकी समृद्धि को दर्शाता है। यही कारण है कि अन्य 4 क्षेत्र भी इसमें प्रवेश करना चाहते हैं। यद्यपि उनका गोंग्यांग परिवार एक उच्च वर्ग का परिवार है, लेकिन ये 5 डोमेन युद्ध प्रत्येक डोमेन में शीर्ष परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था, और ऐसा कहा जाता है कि कुलीन परिवारों ने इसमें भाग लिया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि परिवार एक उच्च वर्ग का परिवार है, यहाँ तक कि एक शीर्ष परिवार के लिए भी शायद कठिन समय होगा। इसमें से ऐसा युद्ध परिवार के लिए भी बहुत जोखिम भरा मामला है, क्योंकि उसके श्रेष्ठ परिवार को भी नियमों के अनुसार युद्ध में भाग लेने के लिए कई आदिवासियों को सीमा पर भेजना पड़ता है, और की मजबूती के लिए कुछ निश्चित आवश्यकताएं हैं। इन आदिवासियों, जिसका अर्थ ये भी है कि इसलिए परिवार को भी इस लड़ाई में पूरी ताकत से उतरने की जरूरत है, अन्यथा एक बार ये लड़ाई हार जाने के बाद यह उच्च वर्ग के परिवारों के लिए भी एक आपदा होगी। जहां तक दक्षिणी शिनजियांग की संधि का सवाल है, ये दक्षिणी शिनजियांग के 3 शीर्ष परिवारों और वर्तमान 9 शीर्ष परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित संधि है। इसमें कई चीजें शामिल हैं, जिनमें कुछ मामले शामिल हैं। मार्शल अमर क्षेत्र, उनके बीच एक समझौता हुआ, लेकिन इसने गोंग्यांग जुन्हाओं को बदसूरत बना दिया, अर्थात 5 साल के कार्यकाल के शुरू होने से पहले और बाद में। डोमेन युद्ध, चाहे विभिन्न कुलों की कोई भी शिकायत क्यों न हो, उन्हें फिलहाल अलग रखना होगा। चाहे वह उच्च वर्ग का परिवार हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो या फिर छोटा परिवार हो, वे इससे अछूते नहीं हैं। अगर कोई परिवार इस समय भी अंतहीन संघर्ष कर रहा है और समझौते का उल्लंघन करता है, तो कुछ शीर्ष परिवार व्यक्तिगत रूप से उन्हें कड़ी सजा देने के लिए कार्रवाई करेंगे, और यह सिर्फ बातें नहीं हैं। अतीत में ऐसे उच्च स्तरीय परिवार थे जिन्होंने समझौते का उल्लंघन किया था, लेकिन शीर्ष परिवारों द्वारा कार्रवाई करने के बाद जिसने समझौते का उल्लंघन किया था, उसे युद्ध के बाद श्रेष्ठ परिवार पहले से ही कमजोर था और एक के भीतर कुछ ही वर्षों में ये दुनिया से गायब हो गया। अगर परिवार को पहले से पता नहीं होता तो युद्ध अभी भी जारी रह सकता था, लेकिन अब ये परिवार व्यक्तिगत रूप से आया है और कबीले के नेता को खबर दी है। अगर वह अब चेन परिवार पर हमला करना जारी रखता है तो यह निस्संदेह परिवार को खतरे में डाल देगा। भूमि, यद्यपि उनका गोंग्यांग परिवार कमजोर नहीं है, लेकिन वह अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचा है जहां वह शीर्ष परिवारों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। हालांकि परिवार ने बहुत प्रयास किया है और अब चेन परिवार को नष्ट करने से केवल एक कदम दूर है। वह परिवार को अब हमला छोड़ने नहीं देना चाहता है। ये जिंग्यू को जाने की तैयारी करते देख गोंग्यांग जुन्हाओं ने जल्दी से कहा, ये तियांजियाओ, कृपया धैर्य रखें। आपने वर्तमान स्थिति देखी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप कुछ समय बर्दाश्त कर सकते हैं। पहले परिवार को कुछ छोटे मोटे मामले निपटाने दें। परिवार निश्चित रूप से समय पर सीमा पर जाएगा। ये शिंग्यू ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। गोंग्यांग कबीला मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता है। समझौता कुछ ऐसा है जिस पर दक्षिणी झिंजियांग के 3 राज्यों और 9 काउंटियों की सभी जनजातियों ने सहमति जताई है। मैं यहाँ सिर्फ परिवार की मंशा बताने आया हूँ। इसे कैसे करना है और कैसे करना है ये परिवार के लोगों पर निर्भर करता है। कबीले के मुखिया गोंग्यांग को फैसला करना है, बस इतना ही। ये सुनकर गोंग्यांग जुन्हाओ बदसूरत लग रहा था। ये जिंग्यू का इशारा ये था कि वह स्पष्ट रूप से उसके छोटे से अनुरोध पर सहमत होने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन गोंग्यांग जुन्हाओ को इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन तभी गोंग्यांग जुन्हाओ की आंखें चमक उठी और उन्होंने जल्दी से कहा, ये तियांजियाओ, ब्यूरियल माउंटेन में चेन परिवार पर स्वर्ग और पृथ्वी गठबंधन के साथ संबंध होने का संदेह है। मुझे उम्मीद है कि ये तियांजियाओ इस कारण से परिवार को पहले चेन परिवार से छुटकारा पाने की अनुमति देगा। इस तरह परिवार भी अपने सभी संसाधनों का उपयोग कर सकता है। 5 डोमेन युद्ध में ताकत जाने के लिए। ये जिंग्यू, जो पहले तो आश्वस्त नहीं था, ये सुनकर स्तब्ध रह गया, जिससे गोंग्यांग जुन्हाओ खुश दिखाई दिया, ये सोचकर कि ये शब्द उसे अनुमति देंगे। उसे एक व्यापक जाल खोलने के लिए। अप्रत्याशित रूप से
ये जिंग्यू के ठंडे शब्द जल्द ही उसके कानों तक पहुंच गया। चीफ गोंगयांग, मैं अब भी वही कह रहा हूं जो मैंने कहा था। मैंने परिवार की इच्छा मान ली है और अब क्या करना है ये रईस का अपना मामला है। इसके अलावा क्या कुलीन लोग युद्ध में पूरी ताकत से उतरते हैं, ये भी मेरे ये परिवार के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि गोंगयांग कबीले के नेता अपना ख्याल खुद रखेंगे। ठंडे शब्दों में तीखी ऊर्जा का मिश्रण था जिसने गोंगयांग जुन्हाओं को थोड़ा सा उदास कर दिया। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी गठबंधन से बाहर निकलना भी काम नहीं करेगा। लेकिन चेन तियानजिंग और पास ही के अन्य लोगों को देखते हुए गोंगयांग जुन्हाओ हार नहीं मानना चाहता था। उस तरह यदि चेन परिवार को कुछ राहत दी गई तो ये परिवार के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इस समय गोंगयांग जुन्हाओ का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और वह जल्दी से नए विचारों के साथ आया और तुरंत ये जिंग्यू को फिर से रोक दिया। चीफ गोंगयांग, क्या मैं स्पष्ट नहीं बोल रहा हूँ? पर्याप्त। ये जिंग्यू, जिससे फिर से रोका गया था, ने ठंडे स्वर में पीछे देखा। उसके पूरे शरीर से एक हल्की हत्या की मंशा निकल रही थी। इस समय गोंगयांग परिवार के कई बुजुर्ग भी धीरे धीरे अपने शरीर में गंदगी का संचार कर रहे हैं। आखिर परिवार एक उच्च श्रेणी का परिवार है। हालांकि यह बेटा बेहद प्रतिभाशाली है, फिर भी वह थोड़ा घमंडी है। अगर कार्रवाई करने के लिए कोई एकाग्रता क्षेत्र योद्धा नहीं है तो गोंगयांग परिवार बिल्कुल भी डरपोक नहीं होगा। मैदान में तनाव को देखकर गोंगयांग जुन्हाओ ने आदिवासियों को रोकने के लिए जल्दी से अपना हाथ उठाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ये तियानजियाओ ने गलतफहमी जताई है। हमारा कबीला दक्षिण शिनजियांग में हुए समझौते का पालन करेगा। हालांकि 5 डोमेन युद्ध पूरे दक्षिणी सीमा को प्रभावित करता है। मेरी दक्षिणी सीमा के सभी परिवारों को इसमें भाग लेना चाहिए। जहां तक मुझे पता है, चेन परिवार में पदोन्नति पाने की ताकत है। बेहतर परिवार, लेकिन ये परिवार अपनी भगदापन छुपा रहा है और ऐसा लगता है कि इससे बचना चाहता है। यदि आप लड़ाई नहीं करते हैं और मेरी दक्षिणी सूची में नहीं हैं, झिनजियांग प्रॉमिस, अगर यह मामला अन्य परिवारों को पता चला तो मुझे डर है कि यह अनुचित होगा। इन शब्दों से ये जिंग्यू की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई, जबकि उसकी आंखों में विचार की झलक थी। थोड़ी देर सोचने के बाद ये शिंग्यू फिर बोला, क्या चेन परिवार का मुखिया यहाँ है? ये देखकर कि उसके शब्दों का असर हुआ है, गोंगयांग जुन्हाओ हल्के से मुस्कुराया। चूंकि ये जिंग्यू ने मिलनसार होने से इनकार कर दिया, इसलिए वह बस इसका इस्तेमाल करेगा। दक्षिणी शिनजियांग में समझौता। जब तक इस परिवार को एक श्रेष्ठ परिवार के रूप में पदोन्नत किया जाता है, चेन परिवार अनिवार्य रूप से इसमें भाग लेगा। बाद में 5 डोमेन युद्ध। आमतौर पर उच्च वर्गीय परिवार गौरव है। हर मध्यम वर्गीय परिवार चाहता है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि 5 डोमेन युद्ध के दौरान उच्च वर्गीय परिवार न केवल गौरव का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ये जिम्मेदारी भी उठाती है जो अन्य छोटे परिवारों को पता नहीं होती। जिम्मेदारियां। युद्ध के दौरान प्रत्येक उच्च वर्गीय परिवार को मध्यम वर्गीय परिवारों की तुलना में लड़ने के लिए अधिक कबीले के लोगों को भेजना पड़ता था। न केवल उनके पास क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के योद्धाओं की संख्या पर स्पष्ट आवश्यकताएं थीं, बल्कि यहाँ तक कि जियानिटियन क्षेत्र और रक्त जमावट राज्य के योद्धा भी इससे अछूते नहीं थे। यही कारण है कि कई लोग परिवार के अंतर्गत संबद्ध परिवार, इन संबद्ध परिवारों को न केवल सप्ताह के दिनों में परिवार के लिए एक निश्चित मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, बल्कि युद्ध के समय परिवार संबद्ध परिवारों से भी एक निश्चित मात्रा में जनशक्ति प्राप्त कर सकता है। इससे परिवार पर युद्ध का प्रभाव कम होगा। अन्यथा प्रत्येक उच्च वर्गीय परिवार की ताकत के साथ किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए परिवार के दायरे में सुरक्षित रूप से जीवित रहना असंभव है। प्रभाव। हालांकि चेन परिवार असाधारण है, लेकिन परिवार की समग्र ताकत अभी भी बहुत पीछे है। हालांकि इस परिवार में 3 योद्धा हैं जो क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के चौथे स्तर पर हैं। एक श्रेष्ठ परिवार की दहलीज पर कदम रखने के लिए पर्याप्त है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च वर्गीय परिवारों के बीच भी अंतराल हैं।
तब तक शायद परिवार द्वारा कार्रवाई किए बिना चेन परिवार इस युद्ध में नष्ट हो चुका होता और परिवार बिना किसी रक्तपात के चेन परिवार को हराने में सक्षम होता। भले ही चेन परिवार युद्ध में बच जाए, लेकिन यह मत भूलिए कि गोंग्यांग परिवार भी युद्ध में भाग लेगा। ऐसे में चेन परिवार को सुरक्षित तरीके से कैसे जाने दिया जा सकता है। कुछ ही दूरी पर चेन तियानजिंग और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए जब उन्होंने ये शिंग्यू की आवाज सुनी। पुकारना। चेन तियानजिंग और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से सुना। उन दोनों ने अभी अभी क्या कहा था। खासकर बैंगनी रंग के युवक की पहचान जानने के बाद चेन तियानजिंग और भी हैरान हो गया। अप्रत्याशित रूप से ये व्यक्ति एक उच्च परिवार का सदस्य निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि गोंग्यांग जुनहाओ भी इस व्यक्ति के प्रति अत्यंत विनम्र था। व्यक्ति, हालांकि परिवार को 5 डोमेन युद्ध के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जिसके बारे में दोनों लोगों ने बात की थी। हालांकि कई लोगों के चेहरे से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोंग्यांग परिवार के सदस्यों के लिए यह अच्छी बात नहीं थी। ये देखकर कि गोंग्यांग जुनहाओ अब अपने परिवार को इस युद्ध में घसीटने की तैयारी कर रहा था, चेन तियानजिंग को और भी बेचैनी महसूस हुई। हालांकि ये जिंग्यू की पूछताछ सुनने के बाद चेन तियानजिंग ने फिर भी खड़े होने का फैसला किया और फिर जवाब दिया। मुट्ठी बांधकर कहा, मेरे प्रिय चेन तियानजिंग अब परिवार के मुखिया हैं। ये जिंग्यू ने ये देखकर थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने कोई और सवाल नहीं पूछा, बल्कि अपनी बाहों से एक अलग तरह की तस्वीर निकाली। इस स्क्रॉल में एक रिक्त स्थान है, लेकिन स्क्रॉल की सतह पर एक रहस्यमय आभा है जो अत्यंत असाधारण लगती है। और जैसे ही ये शिंग्यू ने स्क्रॉल को हवा में फेंका, वहां उपस्थित सभी लोगों ने महसूस किया कि एक ठंडी निगाह उनके शरीर पर घूम रही है, जो उनके अंदर छिपे सभी रहस्यों को देख रही है। इस तरह की अंतर्दृष्टिपूर्ण नज़र ने चेन तियानजिंग और अन्य लोगों को थोड़ा ठंडा महसूस कराया, लेकिन वे इस चीज़ का उद्देश्य नहीं समझ पाए। बगल में गोंग्यांग जुनहाओ का चेहरा शांत था। बेशक वह इस चीज़ के बारे में जानता था और यह पहली बार नहीं था जब उसने इसे देखा था। ये स्क्रॉल लुओझोउ के ये परिवार का एक दिव्य हथियार है, जिसे अग्नि दर्शन पर्यवेक्षक कहा जाता है। दिव्य अस्त्र में कोई आक्रमण शक्ति नहीं है, लेकिन ये 100 मील के दायरे में सभी वायु नियंत्रित योद्धाओं का तुरंत पता लगा सकता है। इस जादुई हथियार के प्रयोग से चेन परिवार की सारी छिपी हुई ताकत सामने आ जाएगी। इस प्रकार एक शीर्षस्थ परिवार का नाम स्थापित हुआ। ये सोचते ही गोंग्यांग जुनहाओ के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। जैसे ही स्क्रॉल को फैलाया गया, कुछ ही देर बाद चेन परिवार से उपस्थित नेगांग क्षेत्र के सभी योद्धाओं की संख्या स्क्रॉल पर दर्ज हो गई। ये दृश्य देखकर गोंग्यांग जुनहाओ ने भी अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और ये देखने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने की तैयारी की कि कितने क्यूई नियंत्रित क्षेत्र हैं। चेन परिवार के पास कितने योद्धा थे। वैसे वह चेन परिवार में उच्च स्तरीय क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के योद्धाओं की संख्या भी देख सकता था, लेकिन जैसे ही स्क्रॉल में 10 से ज्यादा लोगों की संख्या दर्ज हुई, स्क्रॉल में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि स्क्रॉल पर लिखे नंबर भी अटक गए। ऐसा लग रहा था कि एयर कंट्रोल में कोई और योद्धा नहीं था। क्षेत्र। गोंग्यांग जुनहाओ ने भौहें सिकोड़ी। पिछली लड़ाई में चेन परिवार से दर्जनों क्यूई नियंत्रण क्षेत्र योद्धा थे। अब केवल 10 से अधिक योद्धा कैसे हो सकते हैं? ये वास्तव में एक बड़ा अंतर है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस कलाकृति का पता लगाने में गलती हुई हो? बगल में ये जिंग्यू ने भी थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। परिवार के मुखिया गोंग्यांग जुनहाओ को इस मामले में धोखा नहीं देना चाहिए था, लेकिन केवल इतने सारे क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के योद्धा ही क्यों हैं? ये शिंग्यू ने अपनी आंखें थोड़ी बंद की और हवाई स्क्रॉल की जांच की। ये पुष्टि करने के बाद कि पारिवारिक कलाकृति में कोई समस्या नहीं थी, ये शिंग्यू ने धीरे धीरे कहा, निरीक्षण सही है। कुल मिलाकर चेन परिवार में 13 क्यूई नियंत्रण क्षेत्र योद्धा, जिनमें 3 फूल सभा क्षेत्र के 2 योद्धा भी शामिल हैं। ऐसा कहने के बाद ये जिंग्यू ने गोंग्यांग जुनहाओ की ओर देखा, मानो वह उससे कोई उचित स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता हो। विज्ञापन।